Hello friends, today we are going to start fourth chapter of book Hornbill of class 11th. Chapter name is Landscape of the Soil. Landscape of the Soil. ये नेथाली ट्रूब्रॉय एक राइटर हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं आज। A wonderful old tale is told about the painter वू डाओजी। ये जो कहानी है ये एक ओल्ड टेल, एक बहुत ही अचंभित सी पुरानी कहानी है और ये किसके बारे में है? इज़ टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डाओजी। ये एक पेंटर थे जिनका नाम था वू डाओजी, उनके बारे में बताती है। और हु लिव्ड इन 8th सेंचुरी, जो 8th सेंचुरी में 8वीं शताब्दी में की एक कहानी है लगभग। तो हिज लास्ट पेंटिंग वाज एज अ लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर जुआनजोंग। ठीक है ना? तो उनकी ये कहानी किसके बारे में है? उनको एक पेंटिंग बनाने के लिए कहा गया था। लैंडस्केप कहते हैं एक धरती, जो हमारी पृथ्वी होती है उसका जो एक चित्र होता है। ठीक है, सपोज कीजिए एक माउंटेन्स हैं, रिवर्स है, एक झरना है, ठीक है ना, उसका एक सीनरी बनाई हुई है। तो टू दैट पिक्चर वी कैन सी द लैंडस्केप ऑफ द अर्थ। ओके, तो इस प्रकार से एक पेंटर थे जिनका नाम था, क्या था? वू डाओजी। तो उनको एक एम्परर थे, टांग एक जगह है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, या दिल्ली है, या लखनऊ है। तो इस तरह से टांग किसका नाम है? टांग उस जगह का नाम है जहाँ के वो एम्परर थे, और एम्परर का नाम क्या था? जुआनजोंग। ठीक है ना? तो जुआनजोंग ने वू डाओजी को एक पेंटिंग बनाने के लिए कहा था, टू डेकोरेट। पेंटिंग बनाने के लिए क्यों कहा था? टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल, उनके महल की एक दीवार को वो जिससे सुशोभित करे, उसको डेकोरेट करे। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन। अब जो वो पेंटर थे उन्होंने एक पर्दे के पीछे, स्क्रीन कहते हैं एक पर्दे के पीछे अपनी जो पेंटिंग थी उसको छिपा के रखा हुआ था। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, और सिर्फ उसको एम्परर ही देखा करता था। फॉर ए लॉन्ग वाइल, बहुत लंबे समय तक, द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। ठीक है ना? तो एम्परर ने उस जो वंडरफुल सीनरी बनाई गई थी वो उसका बहुत प्रशंसा की, उसकी प्रशंसा किया करता था। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, अब उस सीनरी में क्या क्या था? डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जंगल थे, हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वत बनाए गए थे, वाटरफॉल्स, झरने थे, क्लाउड फ्लोटिंग, तैरते हुए बादल थे, इन एन इमेंस स्काई। ठीक है ना? एक बहुत बड़े आकाश के अंदर। मैन ऑफ हिली पार्ट्स, एक पहाड़ों पर चढ़ता हुआ आदमी था। बर्ड्स एंड फ्लाइट, ठीक है ना, और उड़ते हुए पक्षी थे। तो लुक शायर सेड द पेंटर, अब पेंटर ने कहा, सर देखिए, इन दिस केव। अब उसमें क्या था? उस सीनरी के अंदर एक केव थी, केव कहते हैं गुफा को। तो सीनरी के अंदर एक केव थी। उसने कहा कि सर इस गुफा को देखिए, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो बिल्कुल पहाड़ के नीचे की तरफ एक गुफा है। वो गुफा कहाँ थी? मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो गुफा उस सीनरी के अंदर थी। ड्वेल्स ए स्पिरिट, पेंटर कहता है, किसको कह रहा है पेंटर? महाराज को कह रहा है। किसको? महाराज कौन थे? जुआनजोंग थे। तो उन महाराज को कह रहा है कि सर देखिए, इस पेंटिंग के अंदर पर्वत के नीचे एक गुफा बनी हुई है और वहाँ पे एक आत्मा का, यानी एक भूत का निवास है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन। अब उसमें होता क्या है? पेंटर जब भी ताली बजाता है तो जो उसका प्रवेश द्वार था गुफा का वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, और जैसे वो खुला तो देखा कि उसके अंदर क्या था? ये एक कहानी है, एक मनगढ़ंत कहानी है, दिस इज नॉट रियलिटी। तो दिस द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, जैसे वो खुलता है तो उसके अंदर क्या है? गुफा के अंदर, उसके अंदर बहुत ही अच्छा सुनहरा दृश्य है। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, और इतना सुनहरा दृश्य है, इतना अच्छा अंदर से देखने में लग रहा है कि उसके बारे में उसको शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल काम है। तो प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे। ठीक है ना? प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे। द पेंटर एंटर्ड द केव।
और वो कहता है कि मुझे तुम्हें बताने दो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और ये बात कहकर वो जो पेंटर था, पेंटर कौन था, वो वू डाओजी, वो उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे ही वो उसमें अंदर गया तो जो एंट्रेंस गेट तो खुला था ताली बजाने से, वो एकदम से बंद हो गया था। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्परर कुड मूव, और इससे पहले जो वो अचंभित महाराज था, शासक था, जो राजा था, वो वहाँ से हिल डुल चलता या और अटर ए वर्ड या कुछ एक शब्द भी कह पाता, द पेंटिंग हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल। तो वो जो वॉल के ऊपर जो पेंटिंग बनी हुई थी वो वहाँ से गायब हो जाती है। वेनिस कहते हैं गायब होने को। नॉट ए ट्रेस ऑफ वू डाओजी ब्रश वाज लेफ्ट, और वहाँ पे वू डाओजी के बनाई गई प्रिंटिंग का एक भी ब्रश दीवार के ऊपर जो बनाई हुई थी वहाँ पे नहीं बचता। वो सब पूरी की पूरी जो पेंटिंग थी वो वहाँ से गायब हो जाती है। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और जो आर्टिस्ट था वो कौन आर्टिस्ट था, वू डाओजी। वू डाओजी जो आर्टिस्ट था वो उसके बाद इस दुनिया में कभी दिखाई नहीं दिया। अब ये एक स्टोरी थी, ठीक है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड एक स्टोरी थी। इसमें बहुत सारी स्टोरीज आएंगी आगे, आगे पढ़ते हैं चैप्टर्स को। तो सच स्टोरीज प्लेड ऑन एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। इस तरह की जो कहानियाँ हैं, ये जो चाइना की पेंटिंग वर्ल्ड है, ठीक है ना, ये उन पेंटिंग्स की कहानियाँ होती हैं। एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है, इस चैप्टर के अंदर दो एरियाज़ हैं डिफरेंट। एक तो यूरोपियन है, ठीक है ना, यूरोप है, और एक चाइना है। तो इसमें चाइना और यूरोप दोनों कंट्री के बारे में, जो वहाँ की पेंटिंग है उनके बारे में डिफरेंट ओपिनियन दी गई है। यहाँ पे समझाया गया है कि जो यूरोप की पेंटिंग बनी होती है उसका मतलब क्या होता है, और जो चाइना के अंदर पेंटिंग बनाई जाती है उसका मतलब क्या होता है। तो अभी यहाँ पे इन्होंने जो पेंटिंग का जिक्र किया है वो चाइना वाली पेंटिंग का जिक्र किया है या यूरोप वाली पेंटिंग का जिक्र किया है, वो हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अब आगे आते हैं। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। इस तरह की कहानियाँ जो हैं चाइना क्लासिकल एजुकेशन में देखी जा सकती हैं। द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ दैम। ये कौन सी बुक्स हैं, ये बुक्स के नाम हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, कॉन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी। तो वो कहते हैं, यहाँ पे राइटर कहता है कि जुआंगजी और कॉन्फ्यूशियस नाम की जो पुस्तकें हैं उनके अंदर इस तरह की कहानियाँ भरी पड़ी हैं। कौन सी कहानियाँ, जैसे यहाँ पे मैंने बताई है कि एक पेंटिंग थी, दीवार पे बनाई गई थी, उसमें एक माउंटेन के नीचे एक केव थी, ताली बजाने से खुली, उसमें पेंटर अंदर गया और उसके पीछे पीछे जैसे राजा जाने को हुआ तो वो पेंटिंग भी वहाँ से गायब हो गई और उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो इस तरह की जो कहानियाँ हैं वो कॉन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी नाम की जो पुस्तक हैं चाइना के अंदर उनमें भरी पड़ी हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिप्लिन इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है ना। और ये जो कहानियाँ हैं वो जो मास्टर है, मास्टर कौन है, जो उस पेंटिंग को बनाता है, ठीक है ना, तो उसके विचारों को सही दिशा में ले जाने का उसमें उसकी मदद करती है। तो बियॉन्ड द एनेक्डोट, और इस तरह की कहानियों से भी अगर ऊपर की बात करें तो दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट। आगे चलते हैं। विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, विच आर्ट वाज कंसिडर्ड कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी। और इस तरह की जो कहानियाँ हैं, इस तरह की जो कहानियाँ हैं, वहाँ की जो आर्ट है उसके अंदर आर्ट में क्या क्या दिया गया है उसके अंदर आप पूरी गहराई से आपको घुसना पड़ेगा इस तरह की कहानियों के बारे में। तो चाइना की जो सीनरीज हैं, चाइना की जो पेंटिंग है, उनमें इस तरह की बातें बताई गई हैं कि आप उसको ऊपर से देख कर नहीं पहचान सकते, आपको उसमें अंदर तक जाना पड़ेगा। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी, अब इस कहानी के विपरीत बिल्कुल उल्टी एक दूसरी कहानी है। और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड, ठीक है ना। एक ऐसी कहानी है कि एक पेंटर था, वो सीनरी बनाया करता था, और जब वो सीनरी बनाता था तो उसमें ड्रैगन की पिक्चर बनाया करता था वो, लेकिन उस ड्रैगन की पिक्चर में उसकी आँख नहीं बनाया करता था। फॉर फियर, क्यों नहीं बनाता था, क्योंकि उसको डर लगता था इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि कहीं वो क्या ना हो जाए कि वो उसकी पेंटिंग पे खुल ना जाए, उसको बाहर
जो वो ड्रैगन है वो उड़ करके बाहर ना जाए। तो विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग्स, ठीक है ना। तो विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स बोलते हैं जहाँ पे जिस जगह का जो राइटर था, जो रहने वाला था, ठीक है, उस जगह का नाम है फ्लैंडर्स। तो दैट आई कौन है यहाँ पे, आई राइटर ही है। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग्स। तो उसकी जो कहानी है, उसकी जो पेंटिंग्स हैं वो किससे मिलती जुलती हैं, वो वेस्टर्न पेंटिंग्स यानी यूरोपियन पेंटिंग से मिलती जुलती हैं। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quinton Matsis fell in love with a painter's daughter। एक बार क्या हुआ, 15वीं शताब्दी की बात है। एंटवर्प नाम का एक व्यक्ति था, अब मास्टर ब्लैकस्मिथ, वो एक लोहार था, ठीक है ना। कोल्ड क्विंटन मिट्सिस, और उसको क्विंटन मिट्सिस के नाम से भी जानते थे। फैल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर, उसको क्या हुआ, उसको एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन। अब जो फादर थे, जो पेंटर थे वो, ठीक है ना, जिनकी वो बेटी थी, तो वो किसी व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को अपना दामाद बनाना नहीं चाहते थे जो इस तरह के प्रोफेशन में हो। किस तरह के प्रोफेशन में, जो एक लोहार का काम करता हो। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। अब उसने क्या किया, किसने, क्विंटन ने क्या किया, वो एक दिन उसके स्टूडियो में घुस गया, किसके, जो पेंटर था, जिसकी वो बेटी थी, और वहाँ पे जा कर के क्या किया, उसके पैनल के ऊपर एक फ्लाई यानी एक मक्खी की पिक्चर बना दी, मक्खी की पिक्चर ड्रॉ कर दी। तो विद सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है ना। अब वो इतनी, जो पिक्चर थी वो इतनी अच्छी बनाई उसने कि जैसे ही वो जो पेंटर था वो उसके अंदर घुसा तो उसने उसको उड़ाने की कोशिश की, मतलब उसको पहचान नहीं पाया कि ये नकली मक्खी बनाई गई है या फिर असली मक्खी है, ठीक है ना। तो उसने उसको बिल्कुल ओरिजिनल माना और उसने जाकर उसको उड़ाने का प्रयास किया। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। और इस बात से जो पेंटर था वो बड़ा खुश हुआ, जैसे उसने देखा कि ये तो भाई पेंटिंग बनाई हुई है, तो इस बात से वो बड़ा खुश हुआ। और क्विंटन को इस बात से उसने अपने स्टूडियो में एक अप्रेंटिस के नाम, अप्रेंटिस बोलते हैं जो काम सीखने वाला होता है, ठीक है ना। तो उसने अपने स्टूडियो में उसको एक काम सीखने वाले के रूप में स्वीकार कर लिया, उसको वहाँ पर रख लिया। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। अब क्या हुआ, उसने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और वो उस वक्त के यानी अपने समय के दुनिया के सबसे अच्छे पेंटरों में से एक पेंटर बना। कौन पेंटर, वो लोहार। तो दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ ट्राइंग टू अचीव। ये दो ही कहानियाँ हैं जो बताने में काफ़ी हैं कि किस प्रकार से अलग अलग आर्ट से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो इली साइंटिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। ये क्या क्या किस बारे में बताती है, ये हमें यूरोप में लोगों की पसंद क्या है उसके बारे में बताती है। द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और एशिया के अंदर ये चाइना जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, वो एशिया में पड़ता है। तो द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और ये हमें बताती है कि किस प्रकार से जो सीनरी होती हैं, जो पेंटिंग होती हैं चाइना की, अगर उनके बारे में आपको जानना है, उन पेंटिंग की रियलिटी के बारे में जानना है, उनकी कहानी, वो पेंटिंग के रहस्य के बारे में जानना है, क्यों बनाई गई है, तो आपको उसके बारे में गहराई से उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। इन द चाइनीज स्टोरी, चाइना की अगर कहानी की बात करें तो एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग, एम्परर ने क्या किया था, एम्परर ने एक पेंटिंग बनाने का आदेश दिया था। एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, और उसकी बाहर से प्रशंसा कर दी थी, यानी उसको बाहर से देख कर उसको अच्छी लगी। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन जो आर्टिस्ट था वो उसको अपने जो उसने पेंटिंग बनाई थी उसके अंदर गहराई के बारे में उसको सच्चाई बताता है कि इस पेंटिंग में ये पेंटिंग क्या शो करती है।
द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कंक्यूड। ठीक है ना, एम्परर केवल अपने उस हिस्से पर, अपने उस राज्य के ऊपर राज कर सकता है जो उसने जीता हो। ठीक है ना, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन एक आर्टिस्ट ही जानता है कि उसके अंदर जो पेंटिंग है उसको, उसके अंदर क्या छिपा हुआ है, वो सिर्फ एक आर्टिस्ट ही बता सकता है। लेट मी शो द वे, मुझे बताने दो। द डाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। तो वो कहता है तो मुझे कृपया मुझे डाओ के बारे में बताने दो, एक ऐसा वर्ड जिसके अंदर दुनिया के बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। ठीक है ना, द पेंटिंग इज़ गॉन, वो पेंटिंग चली गई है, बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल। ठीक है ना, कौन सी पेंटिंग के बारे में बात चल रही है? जो शुरू में पेंटिंग बनाई थी, जो गुफा के नीचे, पहाड़ के नीचे एक गुफा थी, उसका दरवाज़ा खुला और उसके बाद वो पेंटिंग गायब हो गई। ठीक है ना, बट द आर्टिस्ट यहाँ पे कहता है कि वो पेंटिंग तो समाप्त हो गई थी, वो पेंटिंग वहाँ से गायब हो गई थी, बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। लेकिन जो आर्टिस्ट था वो उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली थी। भले ही वो पेंटिंग वहाँ से गायब हो गई हो, लेकिन उस आर्टिस्ट ने जो उसका लक्ष्य था पेंटिंग बनाने का, उसको उस मकसद को, अपने गोल्स को हासिल कर लिया था। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view। एक जो चाइनीज़ की जो पेंटिंग होती है, चाइनीज़ जो लैंडस्केप होती है, तो उसको अपना मतलब बताने की ज़रूरत नहीं होती, एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। क्योंकि जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है उसका मतलब जो है, जैसे वहाँ पे क्या होता है कि एक पिक्चर बनी हुई है, आपको ऊपर से देखने से ही पता चल जाएगा कि ये किसके बारे में है। ठीक है ना, लेकिन चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में ऐसा नहीं होता, आप उसको ऊपर से देख के नहीं पहचान सकते कि इसके बारे में, ये पेंटिंग क्यों बनाई गई है। उसके लिए आपको उसके बारे में अगर जानना है चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में, तो आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा। तो वेराज द यूरोपियन पेंटर्स वांट्स टू यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट। ठीक है ना, लेकिन जो यूरोपियन पेंटर है, वांट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट द ए पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट। जो यूरोपियन पेंटर हैं वो आपसे सिर्फ इतना चाहता है कि वो आप अपनी नज़र उठाएं और नज़र उठा के अपनी उस पेंटिंग, उस लैंडस्केप की तरफ देखें, और आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि ये पेंटिंग क्यों बनाई गई है। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज़ अ सिंगल व्यू पॉइंट। लेकिन अगर हम एक विशेष एंगल से बात करें, जो चाइना के पेंटर होते हैं, वो कभी एक पॉइंट को लेकर के अपनी पेंटिंग को नहीं बनाते। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। ठीक है ना, और उनकी जो लैंडस्केप होती है वो इज़ नॉट ए रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। तुम उसमें कहीं से भी घुस सकते हो, कहीं से भी जा सकते हो अंदर। देन ट्रेवल इन इट, तब उसमें तुम अंदर घुस सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पैथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। वहाँ पे क्या करता है? द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आइज। वहाँ पे जो आर्टिस्ट होता है तुम्हारी आँखों के लिए एक ऐसा पाथ बनाता है पेंटिंग के अंदर, ताकि तुम ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक उस पेंटिंग को उसमें अंदर जा सको और उसको देख सको। देन बैक अगेन, तब तुम वहीं से वापस आते हो धीरे धीरे, इन ए लीजरली मोमेंट। लीजरली मोमेंट मतलब बिल्कुल देखते हुए। जैसे ऊपर से नीचे अगर उस पेंटिंग को पढ़ना है, किस बारे में पेंटिंग बनाई गई है, तो सपोज कीजिए एक पहाड़ बना हुआ है, फिर पहाड़ के नीचे पानी चल रहा है, फिर चारों तरफ जंगल बने हुए हैं। ठीक है ना, तो आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो एक पाथ बना के देता है आपको पेंटर। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल क्या होता है? अगर तुम उस पेंटिंग को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में देखते हो, यानी नीचे से ऊपर देखते हो, ठीक है ना, तो इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग। और कुछ पेंटिंग ऐसी भी होती हैं जैसे कैलेंडर टाइप होती हैं, रोल हुई होती हैं वो। आप जैसे जैसे उनको ऊपर से खोलते जाते हो तो उस पेंटिंग के बारे में आप समझते चले जाते हो। तो देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। ठीक है ना, और इस प्रकार से
उसमें ऊपर से नीचे की खोलते हुए या नीचे से ऊपर की तरफ खोलते हुए आप उस पेंटिंग के बारे में बहुत सारे रहस्य पता कर सकते हो। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द वीवर हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, ठीक है ना। और इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द वीवर, और उस पेंटिंग को पहचानने के लिए जो वीवर होता है, जो देखने वाला होता है, उसका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होता है। मतलब ये नहीं कि वो अपने माइंड से उस सीनरी को, उस पेंटिंग को देखने की कोशिश करे। अगर वो बिना माइंड अपना लगाए उसको देखने का प्रयास करेगा तो उसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, उसमें अंदर जो बताया गया है, ठीक है ना, उसको नहीं समझ पाएगा। अब पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकली एज वेल एज मेंटल, और एक पार्टिसिपेशन जो देखने वाला होता है उसको फिजिकली और मेंटली उसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज़। चाइनीज़ पेंटर अपनी पेंटिंग को ऐसे नहीं बनाता कि आपने अपनी आँख, अपनी नज़र को उसके ऊपर डाला और आप पेंटिंग के बारे में जान गए। बल्कि यूरोपियन पेंटर ऐसे होते हैं जो ऐसी पेंटिंग बनाते हैं कि आप अपनी पूरी एक बार उस पर नज़र डालोगे, आप उसके बारे में समझ जाओगे। लेकिन जो चाइनीज़ पेंटिंग होती हैं वो कैसी होती हैं, उसको समझने के लिए आपको उसके अंदर तक जाना, अपनी आँखों को उसके एक एक पॉइंट पे ले जाना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको उस पेंटिंग के बारे में समझना है। तो समझ गए आप लोग। मतलब एक चाइनीज़ पेंटिंग होती है जिसको समझने के लिए आपको उसमें अंदर तक जाना पड़ता है, और एक यूरोपियन पेंटिंग होती है उस पर आप एक नज़र डालेंगे और पूरी पेंटिंग के बारे में समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अंतर था, एक डिफरेंस बताया गया है यहाँ पे कि दोनों टाइप की पेंटिंग्स में क्या क्या अंतर होता है। तो ही वांट्स यू टू, अब यहाँ पे चाइनीज़ पेंटर क्या चाहता है, ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहता है कि तुम उसमें अपना दिमाग लगाओ। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। जो उसकी लैंडस्केप होती है, जो अंदर से अगर आप उसमें अंदर जाते हो तो वो आध्यात्मिक होती है, एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, और उसके अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं जानने के लिए, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जिसमें आप उसको पहचान सकते हैं। आगे चलते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, literally mountain water which used together represent the word landscape। तो दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, और इस ये जो कॉन्सेप्ट होता है पेंटिंग बनाने का, इसको सेंसुई कहते हैं। तो लिटरली माउंटेन वाटर विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट्स द वर्ड लैंडस्केप मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दिस रिप्रेजेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द डायोड्स व्यू ऑफ यूनिवर्स, ठीक है ना। तो एक माउंटेन वाली सीनरी आपने देखी होगी, उसमें ऊपर माउंटेन बने होते हैं जो अपनी जगह पे स्थिर होते हैं, वो ड्राई माउंटेन होते हैं, ठीक है ना। उन पे धूप पड़ती रहती है क्योंकि लगातार उन पे सूरज बहुत ज़्यादा पड़ता है, हाइट पे होते हैं। उनके नीचे एक नदी होती है, नदी के चारों तरफ जो है जंगल होता है, ठीक है ना। तो एक लैंडस्केप आपने शुरू से, आप बचपन से जब पेंटिंग आपको बनाने के लिए कहा जाता है, आप लोग भी जब सीनरी बनाते होंगे, आपको बोला जाता था 6, 7, 8 क्लास में कि आपको सीनरी बना के लानी है, तो आप उसमें क्या क्या बनाते थे, माउंटेन्स बनाते थे, एक सन बनाते थे, पानी बनाते थे, नीचे नदी, ठीक है ना, उसके आसपास पेड़ पौधे बनाते थे। तो इस तरह की जनरल जो लैंडस्केप होती है वो इसी टाइप की होती हैं, ठीक है ना। तो मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज दीज रिप्रेजेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द डायोड्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स। तो कम से कम क्या होता है कि किसी भी सीनरी के अंदर उसको पूरी तरह से समझाने के लिए उसमें कम से कम 2 नए नए तत्व होते हैं। जैसे कि माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है ना। या वहाँ पे इंसान को बिठा रखा है सीनरी के अंदर, एक सूरज है वहाँ पे, तो उसको समझाने के लिए कम से कम 2 तत्वों को होना ज़रूरी वहाँ पे होता है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है, समझाया है, इस कहानी को थोड़ा सा आप डीपली माइंड से समझेंगे। द माउंटेन इज यंग, अब क्या है उसमें जो जो सीनरी बनी हुई है वो क्या है, उसमें यंग नाम का एक माउंटेन है, पर्वत है, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, वो बिल्कुल हेवन का मतलब है आकाश की तरफ बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। स्टेबल वार्म एंड ड्राई, वो बिल्कुल गर्म है, सूखा है, इन द सन, क्योंकि सूरज उस पर पड़ रहा है इसलिए सूखा है। वाइल द वाटर्स इज यिन, लेकिन जो उसके नीचे पानी बहता है, ठीक है ना, जो उसके नीचे पानी बहता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे कि ये माउंटेन्स है ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से एक नदी निकलती है, ये ओके, ये नदी निकलती है यहाँ से, और यहाँ पे क्या है, ये पेड़ पौधे होते हैं, ये इस तरह से ये पेड़ पौधे होते हैं,
ये यहाँ पे घास घास बना हुआ है। इस तरह की जनरल पेंटिंग हम बनाते हैं। तो यहाँ पे ये माउंटेन का नाम दिया गया है इन्होंने। तो इस माउंटेन को क्या बोला है, ये माउंटेन यहाँ पे यंग है, इसको यंग का नाम दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये रिवर है, ये इसमें रिवर में पानी चल रहा है, इसको रिवर को इन्होंने किसका नाम दिया है, रिवर को यहाँ पे नाम दिया है इन्होंने यिन का, YIN। तो ये नदी क्या है, ये यिन है, और ये जो पर्वत है ये यांग है, ठीक है। तो वाइल द वाटर इज yin हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन अर्थ। अब ये पानी है, ये कहाँ है, ये हॉरिजेंटल है और अर्थ पे है, बिल्कुल ठहरा हुआ है, फ्लूइड बहता हुआ है। मॉफ्ट एंड कूल, इसके अंदर नमी है, गीला है ये, एंड कूल ठंडा है। द इंट्रैक्शन ऑफ yin द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग एक्टिव एंड मैस्कुलिन। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो यिन है, जो नदी है, उसको यहाँ पे राइटर ने क्या माना है, उसको एक फेमिनाइन जेंडर माना है, यानी वो क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग है। और जो यांग पर्वत है उसका जो काउंटर पार्ट है उसको क्या माना है, उसको एक सोर्स ऑफ एनर्जी माना है, और उसको इन्होंने एक क्या माना है, मैस्कुलिन यानी पुरुषलिंग माना है। तो इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डायोज्म, और ये डायोज्म का एक फंडामेंटल नोशन है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। और जिस चीज़ को यहाँ पे छोड़ दिया गया है, कभी कभी कोई चीज़ है जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो ओवरलुक मतलब नज़रअंदाज करना। इज़ एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, और वो भी एक बहुत ज़रूरी तीसरा एलिमेंट है, तीसरा तत्व है, द मिडिल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। वो मिडिल वॉइड है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जगह है, ये यहाँ पे एक जगह है, यानी जहाँ पे माउंटेन्स और नदी जो धरती पे आती है, तो उसके बीच में एक स्पेस होता है जहाँ पे जंगल वगैरह खड़ा होता है, घास वास होती है, लेकिन उस जगह के ऊपर किसी की नज़र नहीं जाती है। ज़्यादातर हम सीनरी को देखेंगे तो किस पे नज़र जाएगी, हमारी माउंटेन के ऊपर जाएगी या फिर नदी के ऊपर जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे इनका इंटरेक्शन हुआ, आपस में ये दोनों मिले, तो उसके बीच में एक जगह है, एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइटर उस पार्ट के बारे में बात करता है, द मिडिल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ब्रीथ इन रिटेन ब्रीथ आउट। और इसकी जो कंपैरिजन है, ये जो पार्ट है जो यहाँ पे छूट गया हमसे, तो इसकी जो कंपैरिजन है एक ऐसे व्यक्ति से की जा सकती है जो योग कर रहा है, योग के दौरान वो सांस को अंदर ले रहा है और सांस को बाहर छोड़ रहा है, और रिटेन, लेकिन बीच में क्या आप देखा होगा कि वो उस सांस को बीच में थोड़ी देर अपने अंदर रोक के रखता है, पकड़ के रखता है। तो द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वाइड वेयर मेडिटेशन ओकर्स, ठीक है ना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ, ये उस पेंटिंग के बारे में समझा रहे हैं हमें, जो माउंटेन नदी वाली पेंटिंग होती है, ठीक है ना, उस पेंटिंग के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है। चाइना वाली पेंटिंग है कि यहाँ पे जो पेंटिंग है ये क्या दर्शाती है, ये पेंटिंग क्या दर्शाती है कि जब साधना होती है, जब हमारा ध्यान लगता है, तो ध्यान कब लगता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जब सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना तो क्या हो गया, वो तो यांग और यिन हो गए। लेकिन जब हम उसमें ध्यान मुद्रा में होते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, तो वो कब लगाते हैं, जब वो सांस हम अंदर कैप्चर करके रखते हैं, इसको रिटेन करके रखते हैं, थोड़ी देर रोक के रखते हैं, तो उस टाइम पे हमारा ध्यान लग पाता है। तो द मिडिल वॉइड इज़ एसेंशियल। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ब्रीथिंग वाले कॉन्सेप्ट में, ब्रीथिंग जो हम कर रहे हैं, ब्रीथिंग इन कर रहे हैं, ब्रीथिंग आउट कर रहे हैं, उसमें अगर हम ध्यान नहीं लगाते हैं, उस सांस को नहीं रोकते हैं अपने अंदर थोड़ी देर, तो वो बेकार है, हमारा योग करना हमारा बेकार है। इसी प्रकार से अगर एक पर्वत और एक नदी वाली सीनरी में जो ब्लैंक स्पेस है, अगर वो नहीं बनाया गया, उसके महत्व को हमने नहीं समझा, तो उसी प्रकार से वो बेकार हो जाएगा। जिस प्रकार से एक योग करने वाले, एक साधना करने वाले व्यक्ति अगर अपनी सांस को अंदर कैप्चर ना करे, उस पर ध्यान ना दे और ध्यान ना लगाए, इस तरह से वो बेकार हो जाता है। तो समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट। यदि जो वाइट स्पेस छुटा हुआ बीच में, यदि उसको नहीं समझा गया, उस वाइट स्पेस को अगर नहीं समझा गया, एक मिनट आप रुक जाइए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। यस,
अगर उस वाइट स्पेस को नहीं उसमें रखा जाता है सीनरी के अंदर, तो अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप, अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप, और चाइनीज़ लैंडस्केप के अंदर जिस पार्ट को अनपेंटेड रखा गया है, अनपेंटेड मतलब जो खाली छोड़ा गया है, ठीक है ना, तो वो बिल्कुल ठीक जो स्थान जो खाली छोड़ा गया है वो उस चीज़ के बराबर है जब हम ब्रेथिंग इन ब्रेथिंग आउट करते समय जो ध्यान लगाते हैं, बीच में सांस को रोकते हैं, वो उसी प्रकार से है। तो दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। ये ठीक उसी के बराबर है कि इस धरती और इस स्वर्ग के बीच में आदमी जो अपना जीवन काटने आता है, अपना जीवन काटने आता है, ठीक है ना। देखो हमारे जीवन हमारी एक उम्र होती है 100 साल की या 80 साल की। उस 80 साल से पहले भी बहुत सारे इतिहास रहा है, बहुत सारे साल बीत चुके हैं, और हमारे बाद भी बहुत सारे साल बीतने हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से मानव का जीवन होता है वो इस दुनिया में आता है जीने के लिए, तो जो खाली स्पेस है वो ठीक उसी प्रकार से है, ठीक है ना। हेवन और अर्थ के बीच का जो स्पेस है वो ठीक उसी प्रकार से है। तो ही बिकम्स द conduit of communication between both poles of the universe, ठीक है ना। और वो इस प्रकार से जो दुनिया के अंदर दो पोल्स हैं, एक धरती और एक हेवन, एक स्वर्ग और एक ही हमारी धरती, तो उस बीच में वो एक पोल का काम करता है। कौन? मनुष्य है। तो हिज प्रजेंस इज एसेंशियल, उसकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ओप्रेस्ड बाय द lofty peaks, he is in Francois Chang's wonderful expression the eye of the landscape, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि उसको ये जो पृथ्वी है ये एक विरासत में मिली हुई चीज़ है। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको साफ़ सफाई उसकी करता है, उसको उसके लिए कोई रूल बनाता है कि वो उसको साफ़ रखेगा, स्वच्छ रखेगा, नदी नालों को साफ़ रखेगा। लेकिन ये धरती जो है ये उसको एक तरह से उपहार में मिली हुई है, ठीक है ना। अब ये मानव की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस स्पेस पे ध्यान दे, ठीक है ना, उस स्पेस पे ध्यान दे, अपने उस जीवन पे वो काम करे, वो बहुत सारे काम करे जिससे वो अपना दायित्व पूरा कर सके, अपना फर्ज पूरा कर सके, ठीक है ना। तो ये चैप्टर था। अब इस चैप्टर के बारे में एक छोटा सा नीचे कहानी भी दी हुई है, इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या कहानी है? गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। इसका मतलब है कि आप किसी पेंटिंग के अंदर की कहानी को, पेंटिंग के अंदर की क्या छिपा हुआ है उसको समझने के लिए। तो व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफेट मोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन 1940, क्या हुआ? एक फ्रेंच पेंटर थे जीन डुबुफेट नाम करके, तो उन्होंने क्या किया था? द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रू इन 1940 द आर्ट ऑफ अनट्रेंड विजनरी वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यहाँ पे एक ऐसे आर्ट के बारे में बात करते हैं जो अनट्रेंड व्यक्तियों की बनाई हुई आर्ट होती है। कुछ आर्ट ऐसे बनाते हैं जो एक प्रोफेशनल पेंटर नहीं होते, लेकिन वो भी पेंटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो सपोज कीजिए वो प्रोफेशनल पेंटर तो नहीं है, लेकिन वो पेंटिंग कर देता है, तो यहाँ पे उस आर्ट की बात हो रही है। तो फ्रॉम इट्स utmost wild beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally। और यहाँ से 1940 से, ठीक है ना, 1940 से एक जीन डुबुफेट नाम के एक पेंटर थे, वो भी चाहते थे कि जो अनट्रेंड पेंटर होते हैं दुनिया के अंदर, जो ट्रेंड नहीं है, लेकिन वो भी कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बना देते हैं, तो यहाँ से उनकी पेंटिंग पे गौर फरमाने की बात शुरू हुई थी। इंटरनेशनली उनकी पेंटिंग पे ध्यान दिया जाने लगा था। तो दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट्स टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। तो दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज, और यहाँ पे ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि यहाँ से ऐसी शुरुआत हुई थी, ऐसी बात का वर्णन यहाँ से शुरू हुआ था जहाँ पे जिनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, जो पेंटिंग करना नहीं जानते थे, उनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, तो यहाँ से उन लोगों की कला की शुरुआत हुई थी। मतलब उन लोगों को भी समाज के अंदर
इंटरनेशनली दर्जा प्राप्त दिया गया था कि उनकी पेंटिंग को भी आज के बाद वैल्यू दी जाएगी। तो येट सो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट देयर वर्क्स आर ए स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, ठीक है ना। और आज के बाद यहाँ अब के बाद उनके काम को भी तुलना की जाने लगी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स से। जो प्रोफेशनल लोग थे जिनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग थी, फॉर्मल ट्रेनर थे, तो उनकी पेंटिंग से भी उनकी तुलना की जाने लगी थी। अराउंड द टाइम डुबुफेट वाज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट, और अराउंड द टाइम धीरे धीरे जो डुबुफेट नाम के पेंटर थे उन्होंने भी अपनी जो प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट, उन्होंने भी अपने इसको कॉन्सेप्ट की घोषणा यहाँ पे की थी। तो इन इंडिया एन अनटोटड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज। भारत के अंदर भी एक ऐसे ही एक अनट्रेन्ड व्यक्ति थे, ठीक है ना, जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, और वो भी जो है स्वर्ग के समान पेंटिंग बना करते थे। ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्प्टेड विद स्टोन, ठीक है ना। तो ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल, उन्होंने क्या किया, एक जंगल का छोटा सा हिस्सा वहाँ पे क्या किया, पत्थर की मूर्तियों से एक पत्थर का गार्डन बनाया, ठीक है ना। क्या बनाया, पत्थर की मूर्तियाँ बनाई, वो पत्थर का गार्डन बनाया गया विद स्टोन, पत्थर से बनाया वो गार्डन। रॉक गार्डन आप चंडीगढ़ के अंदर देख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है रॉक गार्डन की। तो एक गार्डन तो होता है, पेड़ पौधे होते हैं गार्डन के अंदर, लेकिन इस गार्डन में क्या था, इसमें पत्थर के जो है ताबूत बनाए गए थे। यू कैन सी इन दैट पिक्चर, ओके। अ रॉक गार्डन स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल्स बाई नेकचंद, ये किसके द्वारा बनाई गई थी, एक नेकचंद पेंटर थे। ये जो रॉक गार्डन था ये उनके द्वारा बनाया गया था। तो रिसाइकल्ड मटेरियल इज़ नोन to the world today as the rock garden at Chandigarh. Recycled material is known to the world today as the rock garden at Chandigarh. और इस रिसाइकिल मटेरियल से बनाए गए, रिसाइकिल मटेरियल मतलब वो होता है जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है, जो ये नहीं कि जैसे कि एक बार बन गया उसको दोबारा से हम यूज़ करके दोबारा नहीं बना सकते कुछ। तो ऐसे ये जो रॉक गार्डन बनाया गया था, तो ऐसे पदार्थों से बनाया गया था जो रिसाइकिल्ड हों, ठीक, जो रिन्यूएबल हों, जिनको दोबारा से पैदा किया जा सकता हो। तो इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद इज़ नाउ हेल्ड एज इंडिया बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। और ये नेकचंद जो था, जो ओल्ड क्रिएटर, लगभग 80 साल की उम्र थी जिस उम्र में इसने ये बनाया था, तो ये आज इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था इस तरह की पेंटिंग में जो अनट्रेन्ड लोग थे। द 50th इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रो विजन, अ यूके बेस्ड मैगजीन पायोनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, फीचर्स नेकचंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर वीमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशूज कवर। और ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो नेकचंद नाम के जो एक क्रिएटर थे, एक ऐसे क्रिएटर जो अनट्रेंड हों, जो भारत के सबसे बड़े क्रिएटर बने थे, ठीक है ना, इंडिया बिगेस्ट क्रिएटर बने थे, तो इनकी डेथ 2005 में हो गई, 2005 में हो गई थी। ऑफ रो विजन ए यूके बेस्ड मैगजीन पायोनियर। अब हुआ क्या था, 2005 में यूके बेस्ड एक मैगजीन थी पायोनियर, और वो क्या करती थी, आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, इस तरह की पत्रिकाएं छापा करती थी। तो उसने नेकचंद के लिए क्या किया था, जो वुमेन बाय द वाटरफॉल नाम की एक रॉक गार्डन की जो तस्वीर है, जो पिक्चर है, उसको अपनी मैगजीन एनिवर्सरी जो होती है, हर मैगजीन का एक साल में एक होता है कि हमने इस दिन अपनी स्थापना की थी, तो उस एनिवर्सरी पे जो मैगजीन का जो कवर पेज था, तो उस पर नेकचंद की जो पेंटिंग थी उसको लगाया गया था। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वाज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, ठीक है ना। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट
रो आर्ट एंड आर्ट वुड का मतलब है कि ऐसे पदार्थों से बनाई गई पेंटिंग जो बेकार हों, जो वेस्ट हों, ठीक है ना। तो वाज वर्क्स ऑफ दैट वर इन देयर रो स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चर, उनकी रॉ मटेरियल से बनाई हुई इस तरह की पेंटिंग्स को बहुत सम्मान मिला पूरी दुनिया के अंदर और उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट। मतलब कुछ भी हो, एक टूटी हुई कार से भी एक पेंटिंग बनाई जा सकती है जो दुनिया को बहुत कुछ सिखा सकती है। ये किसने साबित किया था? समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स। ये किसने बताया था? नेकचंद ने साबित किया था इस चीज़ को कि किसी भी टूटी हुई चीज़ से हम कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी पेंटिंग बना सकते हैं जो दुनिया को एक मैसेज दे सकती हैं। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream। अगर कोई व्यक्ति कुछ सपना ले लेता है तो खुद ही वो अकेला व्यक्ति ही इस दुनिया में अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये किसने साबित किया था? ये नेकचंद ने साबित किया था। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाई वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स, ठीक है ना। और स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को ने उसके सम्मान में जो उसने काम किए थे, तो उस काम के यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स, द 5-month इंटरेक्टिव शो रियल्म ऑफ नेकचंद बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। तो वहाँ पे नेकचंद का जो द 5-month इंटरेक्टिव शो 5 महीने के लिए रियल्म ऑफ नेकचंद के नाम से 5 महीने के लिए किसने यूनेस्को की मदद से उसके कामों को दिखाया गया था कि अगर व्यक्ति चाहे, एक अकेला व्यक्ति अगर कुछ भी करना चाहे, कोई सपना ले किसी काम को करने का, तो अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, द बिगेस्ट रिवार्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एन्जॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। और नेकचंद कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही था, द बिगेस्ट रिवार्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एन्जॉय माई क्रिएशन। मेरे लिए सबसे गर्व की बात ये थी, मेरी 5 महीने के लिए मेरा शो कहाँ चला गया, या मेरी सीनरीज़ को मैगजीन के कवर पेज बनाया गया। उससे भी बड़ा अवार्ड मेरे लिए ये था कि लोग जो रॉक गार्डन मैंने बनाया था, लोग उसमें घूमने के लिए आएंगे, ठीक है ना, और वहाँ पे जो मेरी बनाई हुई क्रिएशन है उसका एंजॉय करेंगे। तो मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात ये थी, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो एक्सट्रैक्ट है कहाँ से लिया गया है? ब्रिंडा सूरी, हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त 2005 में ये लेख है। तो आप इसको वहाँ पे देख सकते हैं, उससे कटिंग ली गई है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर देने की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, गुड बाय।